हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोग मेजर सारे कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। भले ही वो सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, आरएल सर्किट्स हो हमारे पास, या फिर लेंज लॉ या फेराडेज लॉ या फिर ट्रांसफॉर्मर्स। तो आई होप आपने ये थ्योरी रिवाइज कर ली होगी। खटाखट हम लोग मेजर क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट हमें रिवाइज जरूर करने चाहिए। ठीक है, चला जाए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, और इसकी थोड़ी सी मोटाई कम कर दी जाए। चलो देखा जाए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर इज लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू बेटा 5 जो हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, अब हमें इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द सर्किट एट t इक्वल टू हमारे पास 0.2 सेकेंड्स। हमें एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स हमें कितना वोल्टेज आएगा। तो आपको पता है बेटा, हमारे पास बाय फेराडेज लॉ हमारे पास उन्होंने कहा था कि कभी भी हमारे पास फ्लक्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो, मींस टाइम के साथ अगर कभी भी फ्लक्स हमारे पास चेंज करता है, तो देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मॉड ऑफ d∅dt। माइनस भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास बाय लेंज लॉ आ जाता है। तो अगर हम लोग टोटल ईएमएफ की बात करें तो दैट विल बी माइनस ऑफ d∅dt। ये हमारे पास ईएमएफ आएगा। इसी को जनरली हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक बेसिकली वो उसको अपोज कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल से अगर आप इसको रीड कर लोगे बेटा, तभी आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा कि आपको फ्लक्स को डिफरेंशिएशन, अगर मैं देखूं डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली हमारे पास, और उसका नेगेटिव अगर आप ले लोगे तो हमारे पास ईएमएफ मिल जाएगा। तो फ्लक्स अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो टाइम का फंक्शन है ही। अगर ये टाइम का फंक्शन है तो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। जैसे देखो, टी की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो फ्लक्स अलग अलग आएगा। तो अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt। तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ऑफ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 10t, ठीक है, माइनस 4। ये आ गया, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें बेटा, तो हमारे पास सॉल्व हो गया है माइनस 10t प्लस 4। ये आ गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें दे रखा है 0.2 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें बेटा, एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स हमारे पास ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 10 इंटू 0.2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 2 प्लस 4, तो 2 वोल्ट हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन दैट विल बी दी आंसर। सब माइनस 2 वोल्ट क्यों नहीं, हम लोग पहले से ही नेगेटिव को कंसीडर करके चल रहे हैं बेटा। तो हमारे पास बैक ईएमएफ हमारे पास इस टाइप से आएगा। ठीक है, हम लोग माइनस पहले से ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 वोल्ट दैट विल बी दी आंसर। ठीक है, चला जाए अगले पे। ओके, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो दैट इज इक्वल टू B.A हमारे पास होता है, और फ्लक्स की बात करेंगे बेटा तो BA cos थीटा हमारे पास हो सकता है। आपको भी पता है बेटा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं दीज आर डायमेंशनलेस। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दे आर द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और A की बात करें तो इसका डायमेंशन L² आ जाएगा। अब कई बच्चे B के लिए परेशान होते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको पता है हुआ F इक्वल टू QVB। ठीक है, साइन थीटा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उस पे ये फोर्स लग रहा होता है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है बेटा mLt-2, चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT-1 इंटू B। हमें B का डायमेंशन चाहिए था। साइन थीटा फिर से m0 L0 T0 डायमेंशनलेस हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास mLt-2 अपॉन AT इंटू LT-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ B। ठीक है, तो अगर हम लोग काटा पीटी कर ले थोड़ी सी, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, T-1 और T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा MA-1 T-2 दैट इज इक्वल टू B। उठा करके अगर हम लोग यहां पे डाल दें तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स जो हमें चाहिए दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B दैट विल बी MA-1 T-2 इंटू L²। ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन आएगा mL² A-1 T-2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स।
तो ऑप्शन अगर हम लोग चूज करें तो ML2A -1 T-2 तो डी ऑप्शन हमारे पास चमकता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायमेंशंस भी याद रखने पड़ेंगे। कई बार उन्होंने परमिएबिलिटी का म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, म्यू नॉट का मैं रिलेटिव बता रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा है, म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा है, सेल्फ इंडक्शन का पूछा है, म्यूचुअल इंडक्शन का पूछा है। तो इन दोनों के लिए तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जो हमारे पास स्पीड C = 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट अगर आपको निकालना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की अगर आप बात करें तो F × R²/Q², कूलम्स लॉ से एप्सिलॉन नॉट निकालो, और हमारे पास स्पीड ऑफ एनी EM वेव का जो फॉर्मूला होता था 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वहां से परमिएबिलिटी का आ जाता। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम लोग अभी फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखो तो φ = Li एंड φ = Mi। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला है। फ्लक्स का आपको यहां से निकालना आ गया है, उसको L × I करंट था, A हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का भी डायमेंशंस पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास आए हुए क्वेश्चन है। चला जाए अगले पे। ओके, अ मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद अ वॉल। हमारे पास एक मेटेलिक रिंग है विद अ वॉल ऑफ अ रूम। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर नियर टू इट, हम लोग नॉर्थ पोल को इस टाइप से लेके आ रहे हैं, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। ठीक है, हमारे पास इसके पास लेके आ रहे हैं, अगर पास करा देते, ठीक है, क्लोजर बोला है, ठीक है, हमारे पास अगर हम लोग देखें नियर टू इट, अगर इसके आप पास लेके आ रहे हो तो लेंस लॉ के हिसाब से, ठीक है, लेंस लॉ के हिसाब से हमारे पास देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट विच विल अपोज द एक्सटर्नल चेंज, बाहर से आप जो भी कर रहे हो उसको अपोज करेगा। ठीक है, देखो इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस कई आए हुए हैं, एक बार इसको ड्रॉप कर दिया है तब क्या रहेगा, और एक बार इसको ब्रॉट नियर टू इट, बस आप इसके पास लेके आ रहे हो। तो आप बेसिकली नॉर्थ पोल पास ला रहे हो, तो हमारे पास यहां पे उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तभी नॉर्थ, कोई भी चीज आप कर रहे हो, जैसे नॉर्थ पास ला रहे हो तो नॉर्थ को पास नहीं आने देगा, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मींस करंट कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग ऊपर से अगर इसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास करंट बनेगा। अगर इसी में ऑल्टर करके लिख देता हूं, ठीक है, इस टाइप से दिया होता तो आपको ऐसे सोचना है। मान लो कि हमारे पास ये रिंग इस टाइप से है और उन्होंने कहा है अब मैग्नेट इज रिलीज्ड, ठीक है, नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर है, दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास इस डायरेक्शन में फॉल करेगा। तो पहले नॉर्थ आ रहा होता तो ये हमारे पास नॉर्थ इंड्यूस करेगा। ऊपर वाले ये अपर सरफेस है, अगर आप ऊपर से देख रहे होते तो ये अपर है और एक है नीचे लोअर, मींस रिंग का बेटा एक ऊपर वाला सरफेस होगा और एक नीचे वाला होगा। तो जब ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा होगा तो यहां पर ऊपर वाले पे नॉर्थ बनेगा, उसको आने नहीं देगा। तो बेसिकली करंट हमारे पास उस सेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और जब सेकंड सिनेरियो है कि हमारे पास मैग्नेट इसको क्रॉस करके इधर जा चुका है, ठीक है, तो साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, ये मैग्नेट इधर गिर रहा होगा। तो बेसिकली इस सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो जब इसको क्रॉस करके जा रहा होगा तो साउथ अवे जा रहा है, तो ये दूर नहीं जाने देने के लिए नीचे नॉर्थ बनेगा। ठीक है, नीचे नॉर्थ बना तो ऊपर साउथ बनेगा, तब ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन, इसमें सिर्फ नियर टू इट, पास लेके आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अगर रिलीज कर दिया होता तो क्वेश्चन अलग होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे रिलीज करोगे तो नॉर्थ पास आएगा, तो नॉर्थ को पास ना आने देने के लिए ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्थ बनेगा, मींस एंटी क्लॉक। जैसे ही मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो साउथ दूर जा रहा होगा, अवे है, तो साउथ को दूर ना जाने देने के लिए ये अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ बनेगा, लेकिन वो नॉर्थ बेस वाले लोअर पे बनेगा। तो अपर पे इसका साउथ बना होगा, तो साउथ में ये क्लॉकवाइज, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ कॉइल ऑफ 40 ohms, हमारे पास रेजिस्टेंस दे दिया है कॉइल का, दैट इज 40 ohms। ठीक है, हैज नंबर ऑफ टर्न्स n की बात करें तो 100 है,
रेडियस की वैल्यू की बात करो तो 6 mm है, इज कनेक्टेड टू अ एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एक एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 160 ohms, ठीक है। कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड, इतना चार्ज हमारे पास जो चार्ज फ्लोन है दैट इज 32 माइक्रोकूलम थ्रू इट, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास इस टाइप से एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। डायग्रामेटिक व्यू अगर हम लोग बात करें, मान लो कि एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का बी, ठीक है, विच इज क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, अंदर की साइड में है, ठीक है। हमारे पास यहां पर एक कॉइल था, मान लो इस रीजन तक है ये, ठीक है। हमारे पास एक कॉइल था ऐसे, कॉइल का खुद का अपना रेजिस्टेंस है जो इन्होंने दे दिया है आर कह लेते हैं 40 ohms, ठीक है, और आपने एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया है और एमीटर का रेजिस्टेंस है 160 ohms इस टाइप से, ठीक है हमारे पास। और हम लोगों ने इस टाइप से रेडियस है हमारे पास 6 मिलीमीटर का, ठीक है, स्मॉल आर, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एन की वैल्यू है 100, ठीक है। अच्छा, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना। अब जरा ध्यान से देखो, बेसिकली जैसे ही मैं इसको बाहर लेके आऊंगा, व्हेन दिस इज पुल्ड आउट, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इनिशियल फ्लक्स की बात करें बेटा तो हमारे पास n इंटू बी इंटू ए हो गया होता, हाँ है ना, क्योंकि एक टर्न में से b इंटू ए जा रहा होता, और अगर हमारे पास 100 टर्न्स है तो 100 इंटू बी इंटू ए पाई आर स्क्वायर, ये होता टोटल फ्लक्स इनिशियल। जैसे आप इसको बाहर निकाल लोगे तो फाइनल फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज मूव्ड आउटसाइड, बिकॉज इट इज मूव्ड आउटसाइड, बाहर खींच लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स 0 हो गया। तो अगर हम लोग अपना रिलेशन देखें बाय फेरेडेज, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फेरेडेज हमारे पास होता है ईएमएफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। माइनस तो बेसिकली अपोज करने के लिए हम लोग लगाते हैं बाय लेंस लॉ, ठीक है, और यही होगा हमारे पास आई बाय आर, ठीक है, हमारे पास v इक्वल टू आई आर, सॉरी आई इंटू आर ये आता, ठीक है, क्योंकि यही ईएमएफ है, दिस इज द ईएमएफ, और वी नो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी अपॉन आर अगर हम लोग लिखे तो दैट इज I एंड दिस इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, तो dt और dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला आएगा। अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो दिस विल बी द रिलेशन। तो कभी भी आपका चार्ज फ्लोन का कंडीशन आए तो ये है, वैल्यूज आपको दे रखी है बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास चार्ज फ्लोन है 32 माइक्रो, 32 इधर लिख लेते हैं, दैट इज 32 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, तो जरा देखो यहां पे मॉड आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव हमारे पास नहीं, हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, तो पहले था फाइनल हमारे पास 0 हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 100 इंटू बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो भी जैसे आप इसको बाहर निकालोगे तो क्रॉस कम होएगा, जरा ध्यान से देखना, क्रॉस कम होएगा, तो हमने कहा था उसको हमेशा अपोज करना है, तो क्रॉस इंड्यूस करना पड़ेगा। जैसे आप बाहर खींचोगे तो बेटा इसके अंदर देखो अभी पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रॉसेस पास हो रहे, क्रॉसेस मींस कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। जैसे आप बाहर खींचोगे तो बेटा क्रॉस कम होएगा, क्रॉस कम होगा तो हमें क्रॉस इंड्यूस्ड की बात करूं तो क्रॉस इंड्यूस्ड होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कब इंड्यूस होएगी, कैसे करंट फ्लो होगा, अंदर की साइड की मैग्नेटिक फील्ड तब इंड्यूस होएगी जब करंट हमारे पास ऐसे फ्लो करेगा। देखो अगर इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारे पास अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तभी तो इंड्यूस हमारे पास इस टाइप से सपोर्ट करेगा, ठीक है, अपोज करेगा, सॉरी। तो जो भी रेजिस्टेंस इसका था और इसका था, इनमें अगर देखा जाए तो ये सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रहा है। तो इसका था 40 और इसका था 160, तो दैट विल बी 200 ohms, जो हमें रेजिस्टेंस रखना है, दैट इज 200, ठीक है। तो अगर हम लोग बी की बात करें तो ये आ जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन हमारे पास 100 10 की पावर 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 6 मिलीमीटर या 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 36 इंटू 10 की पावर -6 ये आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। हमारे पास 1 मिनट, अरे भाई कहां गया? अच्छा इसमें था, हाँ ठीक है। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो ये आ गया 20.38 इंटू यहां पे 10 की पावर -4 है, 10 की पावर ये हो गया -4 और ये हट गया, तो 20.38 ही आएगा हमारे पास। यहां पर हमारे पास ऑप्शन में कहीं गड़बड़ आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ है। हमारे पास 32 माइक्रोकूलम, ठीक है, 100 इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास बी निकालने के लिए 32 इंटू 2 10 की पावर -6 और 10 की पावर -4 बच जाएगा। 100 नीचे आ गया, पाई यहां पर आ गया और रेडियस था 6 मिलीमीटर, तो 36 इंटू 10 की पावर -6, तो ये ऊपर चला जाएगा, या फिर इसका 10⁻⁴ आना तो यही चाहिए हमारे पास। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी है, क्यों? ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कब इतना वैल्यू नहीं आएगा हमारे पास। तो हम लोग इसको यूज करें तो हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो बेटा हमारे पास वैल्यू आएगा 32 इंटू 2, ये आ गया डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है, 0.566, ठीक है, 0.566 और हमारे पास बी आ गया, ठीक है, 0.566। तो हमारे पास जो ऑप्शन चमकेगा, ठीक है, तो दैट विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है बेटा, ये वाला जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। चार्ज फ्लोन इन अ सर्किट दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये पूरे सर्किट का लिया जाता है जिसमें से करंट पास होएगा। ठीक है, चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। A metal rod of length 2 meter is rotating with an angular velocity of, हमारे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, हमारे पास जिसका लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, ओके, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, जरा देखो रेडियंस पर सेकंड में दे दिया है तो ओमेगा दे रखा है, दैट इज 100 रेडियंस पर सेकंड। कई बार क्वेश्चन में बेटा मैं यहां पे स्टार मार्क कर देता हूं, कई बार क्वेश्चन में रेवोल्यूशंस मैं लिख देता हूं। एक हमारे पास टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, मैं लिख देता हूं रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है आरपीएस। अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इन क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे रखा है कि वो रोटेट कर रहा है 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो समझ जाना दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नहीं लेना इसको। ठीक है, तो हमारे पास आरपीएस अगर रेवोल्यूशंस पर सेकेंड निकालना है तो आरपीएम डिवाइडेड बाय 60 करना होता है। तो आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 60, तो दैट इज 1 आरपीएस। आपको भी पता है एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन ले रहा है, तो हर एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन ले ही रहा होगा, तो वहां से आप निकाल सकते हो। फिर आप ओमेगा की बात करोगे तो 2 पाई न्यू आप करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने पिछले वाला बता दिया कि ऐसे कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कराया जाता है। ओमेगा आ गया, ठीक है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा दैट इज गिवन, ठीक है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन इज बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 टेस्ला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारे पास मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी, ध्यान रखना कि मैं वेरिएशन भी दिखाऊंगा आपको और इसमें एक मॉडिफिकेशन कैसे करके आया हुआ है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये घूम रहा होता है बेटा, ठीक है, मान लो ये हमारे पास ऐसे घूम के इधर तक आ गया, ठीक है, दिस इज स्मॉल एंगल डी थीटा मान लो, ठीक है, और अगर स्मॉल एंगल डी थीटा है तो ये जो रेडियस, इसको मैं आर मान लेता हूं अभी के लिए, तो ये जो लेंथ होगा आर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसने एरिया स्वेप्ट किया है, एरिया स्वेप्ट, अब ध्यान से देखो, ठीक है, हाफ
क्योंकि एक ऑलमोस्ट ट्राइंगल जैसा है, क्योंकि अगर ये एंगल स्मॉल होगा तो ये एक इस टाइप से आपको दिखेगा, बहुत छोटा सा है तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही दिखेगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस बन जाएगा r और हाइट हो जाएगा r d थीटा, तो ये आ जाएगा r² 2 d थीटा। जो फ्लक्स इसमें से पास हुआ दैट इज विल बी इक्वल टू b इंटू a, तो ये आ जाएगा b r² d थीटा 2। ठीक है, फ्लक्स जो है ना देखो एंगल हमारे पास टाइम के साथ, क्योंकि ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो हमारे पास थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं ये टाइम के साथ हमारे पास चेंज करेगा, तो हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो ईएमएफ की अगर आपने बात करी होगी तो आपने पढ़ा होगा d∅dt, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो br² 2 इंटू d थीटा बाई dt, और यही आपका ओमेगा होता है, तो हाफ br² ओमेगा आपने पढ़ लिया है। अब आपको फॉर्मूला तो वैसे आप लगा दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो जो ईएमएफ आएगा हाफ इंटू बी इंटू r² रेडियस का स्क्वायर 4 इंटू ओमेगा हमारे पास था 100 है ना, ये था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 100। ठीक है, तो 60 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अब बात यह है कि कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्मिनल हायर एंड का होगा। सपोज दीज आर टू टर्मिनल्स ए एंड बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है V क्रॉस B गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ये होती V। ठीक है, और B अंदर की डायरेक्शन में है, मींस हमारे पास V ऐसे होता हमेशा, मतलब इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली होता रहा, राइट। तो V की डायरेक्शन ये है, V क्रॉस B करोगे, जरा देखो V हमारे पास A क्रॉस B क्या बताया था कि राइट हैंड का आपका जो ये वाला पार्ट है वो फर्स्ट वेक्टर पे और ये वाला पार्ट सेकंड वेक्टर पे, तो V इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैंने पेन रखा है, B अंदर की डायरेक्शन, तो V क्रॉस B करते बाहर की डायरेक्शन में आता। मींस हमारे पास इसमें एक बैटरी ऐसे होती जिसका ईएमएफ हमारे पास 60 वोल्ट का होता। ठीक है, तो कौन सा एंड है हमारे पास, अगर ए पॉइंट की बात करो, अब यहां पर आपको अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल जब लगाया था तो वही यूज करना है। तो हमारे पास यहां पे अगर VA है कुछ, उसमें +60 करोगे क्योंकि हायर एंड पे VB है, +60 करोगे तो पोटेंशियल एट B आएगा। ठीक है, तो आप यहां से अपना केवीएल का इक्वेशन लिख सकते हो, तो VA जा रहे हो बैटरी में +60 और बढ़ा दिया और यहां पे VB हो गया। ठीक है, तो VA +60 इज इक्वल टू VB, तो कई बार VA माइनस VB अगर तुम ध्यान से देखो तो VA माइनस VB -60 आ रहा है ऑप्शन में, कई बार ये कंफ्यूज करता है, और VB माइनस VA की अगर बात करोगे तो वो 60 आएगा। तो कई बार ऑप्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले एक बैटरी कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बैटरी कन्वर्ट करने के बाद अपनी केवीएल की इक्वेशन लिख के हुए चले जाना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम लोगों ने ओपन लूप केवीएल की इक्वेशन देखी थी, जहां से लिखना है VA जा रहे हो कोई हमारे पास करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर रेजिस्टेंस होता तो वो भी लेते IR, लेकिन हम जा रहे हैं कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ बैटरी टाइप से बना है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाओगे 60 वोल्ट की थी, +60 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB या VB माइनस VA आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ इन दिस क्वेश्चन। यही क्वेश्चन मॉडिफाइड अगर फॉर्म में देखें, मॉडिफाइड सपोज उन्होंने इस टाइप से दे दिया कि एक रॉड हमारे पास ऐसी है। ठीक है, देयर इज वन रॉड जिसका लेंथ है हमारे पास 3 मीटर सपोज, एंड देयर इज अनदर रॉड जिसका लेंथ है हमारे पास 4 मीटर सपोज, इस टाइप से। ठीक है, अब आपने, ठीक है, अब आपने इस पूरे रीजन में, अब आपने इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B डाल दिया है। ठीक है, और आपने ऐसे घुमा दिया है, डायरेक्शन दे दिया। अब आपको ये पॉइंट दे दिया A और ये पॉइंट दे दिया है B, तो आपको VA माइनस VB बताना है। ठीक है, VB माइनस VA भी पूछ सकते हैं, ओनली साइन का डिफरेंस आएगा, और B हमारे पास ये है, ओमेगा ये। तो अब क्या होएगा, आप कौन सी लेंथ लोगे, 3 मीटर लोगे, 4 मीटर लोगे, तो ये पंगा आएगा। बेसिकली हमारे पास फ्लक्स की बात करी जाए बेटा यहां पर, तो ये एक एरिया स्वीप कर रहा था।
ठीक है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो कुछ ऐसा एरिया स्वीप हो रहा था, ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया मैं बनाऊंगा, इस एरिया स्वेप्ट की वजह से हमारे पास फ्लक्स आ रहा था। रंग पुताई करने में मजा आता है तो वही कर रहे हैं ये इतना एरिया स्वीप कर रहा था जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा था, है ना। अगर हम लोग सेकंड इस केस की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया जरा स्वेप्ट देखना, हमारे पास ये इस वाले एंड से कुछ ऐसे एरिया स्वेप्ट करेगा, ठीक है। और जब ये ऐसे एरिया स्वेप्ट करेगा तो हमारे पास जो पिछला वाला फॉर्मूला था हम लोग उसी को लगाएंगे, जरा देखना कैसे। ये इतना एरिया हमारे पास स्वीप करेगा, ठीक है, ये इतना एरिया स्वीप करेगा। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये आप अंडू कतई मोटा हो रहा है, ठीक है हमारे पास। अगर हम लोग देखें तो बेटा ये वाला जो लेंथ था हमारे पास दैट वाज गिवन एज 3 मीटर, ठीक है, और जो ये वाला लेंथ था 4 मीटर, ये हमें दे दिया था 4 मीटर। तो हम लोगों का जो इफेक्टिव रेडियस आर इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछला केस किया था उसमें ये वाली रॉड घूम रही थी जो एरिया बना रहा था, तब हमारे पास जो ईएमएफ था BR²/2 इंटू ओमेगा था, ठीक है। इस केस में आर इफेक्टिव 3 और 4 का 5 मीटर बन जाएगा, तो आप यहां पे सीधे लिख सकते हो B इंटू 25/2 इंटू ओमेगा, दैट विल बी अवर ईएमएफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25/2 B ओमेगा, ये आपका आया ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका ईएमएफ आ गया, अगर ये आपका ईएमएफ आ गया तो अब डायरेक्शन देखो कि हमारे पास जो ओमेगा था वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास ये थी, V क्रॉस B करते तो अंदर की डायरेक्शन में आता, तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका कहीं ना कहीं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका कहीं ना कहीं ऐसे बन रहा होता, ठीक है। जो आपने ये ईएमएफ निकाला है वो ऐसे होता। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी के बीच में, ए ये है बी ये है, तो VA से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। VA से लिखना स्टार्ट किया, गए 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 बैटरी के नेगेटिव साइड से, तो -25/2 B ओमेगा और इक्वल टू VB। तो आपसे पूछा था VA माइनस VB बताना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 25/2 B ओमेगा, दैट विल बी दी आंसर। तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूं तो अगर टेढ़ी मेढ़ी रॉड कोई सी भी हो, ऐसे रैंडम शेप की भी रॉड हो सकती है, तो आप यहां पे BR इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू ओमेगा/2 ईएमएफ आप अपना सीधा लिख सकते हो। तो दिस विल बी योर न्यू कंसेप्ट, ठीक है। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन करंट, हमारे पास चेंजेस फ्रॉम, तो जो इनिशियल करंट है बेटा दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है, टू 0, तो फाइनल करंट है हमारे पास, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया हमारे पास 0। जो टाइम लगा है बेटा 10⁻1 मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड्स, और जो ईएमएफ आया है दैट इज 4 वोल्ट, बैक ईएमएफ है, ठीक है। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, तो आपने पढ़ा होगा बेटा phi इज इक्वल टू LI होता है, ठीक है, हमारे पास फॉर सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, फॉर सेल्फ इंडक्शन। और अगर हम लोगों ने इसको देखो, हमारे पास जैसी अगर आप करंट चेंज कर रहे हो, अगर I चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर I चेंज हो रहा है तो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज होएगा। और बाय फैराडेज लॉ वी नो, ठीक है, बाय फैराडेज, ठीक है, वी नो कि हमारे पास देयर विल बी एन ईएमएफ दैट विल बी मॉड ऑफ d∅dt। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें बेटा तो L इंटू मॉड ऑफ di/dt, ये आ गया, ठीक है। माइनस आप लगा सकते हो फॉर बैक ईएमएफ बाय लेंस, ठीक है, तो ईएमएफ को भी नेगेटिव लेके चलना होगा। तो ईएमएफ की बात करें तो वो 4 आ गया, L इंटू जो करंट का चेंज है दैट इज 1 - 0 लिख लो अपॉन टाइम 10⁻³ तो सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो 4 इंटू 10⁻³ या फिर 4 मिली हेनरी, दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻³ डी ऑप्शन, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। 2 coils of self induction L1 and L2 are placed close to each other so that total flux
in one coil is completely linked with another, ठीक है। if M is a mutual induction between them, बेटा हमारे पास जरा ध्यान से समझना, there are two properties of coil, there are two properties of coil। एक coil में दो properties होती हैं of coil to oppose flux change। अगर उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, जिसमें वो खुद के चेंज को अपोज करता है, अपोजिस चेंज ऑफ इट्स ओन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसकी खुद की मैग्नेटिक या खुद के फ्लक्स की लिख लो, मीन जब वो खुद के फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा होता है विच इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, जहां पर वो दूसरे कॉइल के फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, अपोज चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अनदर कॉइल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज है, आपने सेल्फ इंडक्शन के लिए पढ़ा होगा, phi is equal to Li, ठीक है, एंड phi is equal to Mi। अब बच्चे ध्यान नहीं देते ये करंट किसका है, ठीक है, मैं जरा ध्यान से बता देता हूं। अगर खुद की कॉइल के अंदर करंट I1 है, ठीक है, तो इसके लिए phi is equal to Li होगा, क्योंकि जैसे जैसे करंट चेंज होगा इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो EMF आता था, एंड दैट EMF इज बाय द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अगर मान लो बेटा हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इसके अंदर करंट है I1 और दूसरे के करंट है I2, ठीक है, तो अगर इसका इन दोनों के फ्लक्स आपस में लिंक्ड है विद अ कोएफिशिएंट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, तो अगर आप फ्लक्स यहां पे phi1 का लिख रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्शन इनटू I2 लिखा जाता है कि इसका करंट हमारे पास इस पे कितना इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज बाय म्यूचुअल, दिस इज म्यूचुअल फ्लक्स। तो आधे बुक्स में phi इक्वल टू Mi लिखा होता है, लेकिन ये करंट खुद का नहीं है, सेल्फ में ये खुद का करंट होता है, ये म्यूचुअल में ये दूसरे का करंट होता है, ठीक है। अगर इसका म्यूचुअल फ्लक्स लिखोगे phi2, दैट विल बी M into I1, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट करके हमारे पास बैक EMF भी आता है। तो बेसिकली जो कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी थी दैट वाज सेल्फ इंडक्शन, और दो कॉइल्स के बीच का कपलिंग की बात करें तो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारे पास देयर इज अ रिलेशन बिटवीन M, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन M एंड L1L, ठीक है। दो कॉइल का अगर मान लो इसका L1 है इसका L2 है, तो L1 and L2, एंड दैट इज M is equal to K root L1 L2, where K is called coupling constant, कि वो किस तरीके से कपल है, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो K की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 से लेके 0 के बीच में हो सकती है। K की वैल्यू 1 मींस 1 कब होती है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, दैट इज K इक्वल टू 1, एंड 0 व्हेन फ्लक्स लिंकेज इज 0। कोई फ्लक्स आपस में लिंक नहीं है। सर दो कॉइल पड़ी है तो आपस में फ्लक्स लिंकेज कैसे नहीं होगा, जरा ध्यान से देखो। K की वैल्यू 1 की कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास एक कॉइल ऐसे है, ठीक है, हमारे पास दिस इज कॉइल 1, ठीक है, और सेकेंड कॉइल बिल्कुल इसके पास में ऐसे रख दिया आपने, ठीक है, कॉइल 2। अगर इसमें से करंट बनेगा तो ये दोनों के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो जाएंगी, तो हमारे पास, ठीक है, तब हमारे पास K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। K की वैल्यू 0 कब होगी, जब देखो हमारे पास एक कॉइल ऐसे रख दो और एक कॉइल ऐसे रख दो परपेंडिकुलर प्लेन में। क्यों, अगर मान लो कि हमारे पास इस कॉइल में करंट है, ठीक है, तो ग्रीन वाली कॉइल में करंट है, तो हमारे पास फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इसमें से, ठीक है। और जो व्हाइट वाली कॉइल थी इसका एरिया जरा देखना, हमारे पास एरिया एलिमेंट ये होता, फ्लक्स के लिए B इंटू A होता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर आ रही हैं और एरिया एलिमेंट हमारे पास इधर है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90, तो फ्लक्स लिंकेज है ही नहीं, ठीक है। या तो ये हो जाए, या तो केस 2 इसी में कि एक कॉइल हमारे पास इधर है विच इज इंफिनिटली सेपरेटेड बाय सेकंड कॉइल। तो आपको भी पता है कि हमारे पास जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी तो एट इंफिनिटी B एट इंफिनिटी टेंड्स टू 0।
तो हमारे पास फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो K की वैल्यू 0 होने के दो कंडीशन है, या तो 90 डिग्री हमारे पास हो या फिर इन्फिनाइटली सेपरेटेड हो, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि इज कंप्लीटली लिंक्ड फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद अनदर। तो K की वैल्यू 1 हो गई, K की वैल्यू 1 हो गई, तो M इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन coupling constant, which is the relation between a mutual induction and self induction between two coils. Okay, चला जाए अगले पे। Okay, in a transformer the coefficient of mutual induction between primary and secondary is, हमारे पास M की वैल्यू की बात दे रखी है, that is 0.2 हेनरी, ठीक है। when the current changes by I की बात है DI, when current changes by 5, अच्छा DI by dt दे दिया, यूनिट से देखो 5 एम्पेयर पर सेकेंड, तो हमारे पास करंट चेंजेस बाय 5 एम्पेयर पर सेकेंड ये है, ठीक है। इन द प्राइमरी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की अगर आप बात करते हो बेटा, तो हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है। एंड देयर आर प्राइमरी कॉइल्स इधर भी है, ठीक है, एंड सेकेंडरी कॉइल्स इधर है, ठीक है। अब नंबर रेशियो भी होता है हमारे पास एनपी और एनएस, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम ही यही होता है, जो भी ये फ्लक्स बनाता है इससे पास होता है, ठीक है। ये आयरन कोर कोशिश ये करता है कि भाई कि इसके अंदर की जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ये, या सॉरी पैरा नहीं फेरो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, तो ये इसको लीकेज कम करता है और मैक्सिमम फ्लक्स को लिंक करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास phi इज इक्वल टू M इंटू I है, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है ये करंट, देखो ये प्राइमरी साइड का है, तो हमारे पास एट सेकेंडरी साइड अगर मैं बात करूं, एट सेकेंडरी साइड, ठीक है, आपको पता है इसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां ईएमएफ आता है। तो ये तो दो कॉइल आपस में लिंक्ड है, तो जिसले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन यूज करते हैं। तो सेकेंडरी साइड phi ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू M ऑफ I1 आता है ना। इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट तो M सेम ही रहेगा, दैट इज 0.2 हेनरी, ये दोनों कॉइल के लिए सेम है। ये आ गया रिलेशन। अगर मैं सेकेंडरी d∅2 by dt अगर मैं निकाल दूं, तो ये M di1 by dt आता, ठीक है। तो प्राइमरी साइड के करंट का रेट ऑफ चेंज विल डिसाइड द ईएमएफ। तो ये ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया 0.2 इंटू हमारे पास अगर देखें तो 5, ठीक है, तो 1 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग आंसर मार्क करें तो दिस विल बी द आंसर। तो आपको यहां पे कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज 1.25 हेनरी। मीन दो कॉइल्स हैं इस टाइप से, और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन जो M की वैल्यू है दैट इज 1.25 हेनरी, ये दे दिया। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 80 एम्पियर, वही सेम चीज है हमारे पास कि हमारे पास करंट di1 by dt हमें दे दिया है 80 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें पता है सेकेंडरी साइड का फ्लक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो सेकेंडरी साइड का फ्लक्स M इंटू I1 होता, ठीक है, अगर इसके अंदर करंट I1 है। तो हमारे पास di1 by dt दे रखा है, तो अगर हमें EMF इंटू निकालना है तो M इंटू di1 by dt निकालना होगा। ये इसकी वैल्यू है 1.25, ठीक है, और di1 by dt दैट इज 80, ठीक है। तो 12.5 इंटू 8, ठीक है, 8 5 40, 8 2 16 20, 8 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास 100 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। ओके, कोई पंगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा है रिलेशन, आप उसको ध्यान से देख सकते हो इस टाइप से। ओके, चला जाए अगले पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं वो डबल करने हैं विदाउट चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉइल, इट्स सेल्फ इंडक्शन। तो आपको पता होगा बेटा कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स बी n,
नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग ले लेते हैं कैपिटल N, और जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है दैट इज L, ठीक है। तो टर्न रेशियो भी कहा जाता है, टर्न रेशियो, ठीक है, दैट इज स्मॉल n, ठीक है, दैट इज स्मॉल n जो होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सोलेनोइड में बेटा करंट पास करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, और B इनसाइड अ सोलेनोइड आपको पता है म्यू नॉट NI होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को N लगता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, वो होता है N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या टर्न रेशियो भी हम लोग उसको कहते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर मैं कोई भी एक लूप ले लूं यहां पर, ठीक है, मान लो इसका रेडियस है R, ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू वन लूप, ठीक है, एक लूप में से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो वो हो जाएगा B इंटू A, तो B था हमारे पास म्यू नॉट NI और इंटू पाई R स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये था फ्लक्स एक लूप में से, बट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल फ्लक्स हमारे पास फाई टोटल दैट विल बी n टाइम्स ऑफ फाई, क्योंकि एक लूप में से निकाला था, ठीक है। तो दैट विल बी म्यू नॉट, n को लिख लेते N/L, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक n इधर भी है, पाई R स्क्वायर इंटू I, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो ये फ्लक्स लिखा है ये हमारे पास कॉइल का ही है, और जो करंट है वो भी कॉइल में से था। तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू LI, खुद का करंट और खुद का फ्लक्स लिखते थे, तो ये होता था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। अब लेंथ से कंफ्यूज मत करना, लेंथ को L0 लेके चलते हैं जिससे कंफ्यूजन हट जाए, वेयर L इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो हमारे पास L की बात करें ऑन कंपैरिजन तो यह आ जाता है बेटा म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर बाय L। आप ध्यान से देखो, सेल्फ इंडक्शन कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, लेंथ, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ओके। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज डबल, मींस आप n को डबल कर रहे हो, तो ये L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन लेंथ ऑफ द कॉइल, इट्स सेल्फ इंडक्शन। अगर इसको आप डबल करोगे तो बेसिकली 4 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हमारे पास अनचेंज 4 टाइम्स हमारे पास A ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस टाइप से सेल्फ इंडक्शन निकाला जाता है, वो भी आपको समझ आया। चला जाए अगले क्वेश्चन पे, ओके। एन आइडियल कॉइल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल कॉइल ऑफ जो हमारे पास L दे रखा है दैट इज 10 हेनरी, ठीक है, इज जॉइंड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, मींस एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास कॉइल है, इन दोनों को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स एंड अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। तो यहां पर हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, ओके। आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्लोइंग इन एम्पेयर विल इन द सर्किट विल बी, बेटा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ RL सर्किट, ठीक है, RL सर्किट। ऑल्दो ये इंडक्टर इन्होंने कह दिया है इंडक्टर इज आइडियल, इंडक्टर इज आइडियल, कहने का मतलब बेटा इंडक्टर जब आप बनाते हो तो वायर से ही तो कॉइल करोगे, तो हर वायर का रेजिस्टेंस है, वो कह रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर 0 है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज 0। अदरवाइज एक इंडक्टर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट सीरीज में लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि जैसे ही अगर मान लो मैं यहां पर एक स्विच लगा देता हूं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो T की वैल्यू 0 होगी, T की वैल्यू 0, करंट बनने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडक्टर सबसे पहले अपोज कर देता है, करंट अचानक नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इंडक्टर को एज अ ओपन सर्किट लिया जाएगा, इसको आप एज अ ओपन सर्किट लेते, ठीक है। तो ये आ गया, और t इक्वल टू इंफिनिटी, काफी देर के बाद इंडक्टर धीरे धीरे करंट को पास होने देता, फिर करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इंडक्टर को एज अ शॉर्ट वायर हम लोग लेते हैं, शॉर्ट वायर इस टाइप से, ठीक है। तो अगर ऑल्दो इन्होंने पूछा है कि किसी 2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, तो हमारे पास करंट यहां पर करंट इन सर्किट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस RT बाई L, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। यहां पे
टाइम कांस्टेंट, ये होता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ये भी कई बार निकालने के लिए पूछा जाता है। टाइम कांस्टेंट की बात है तो वो होता है L by R, इसका डायमेंशन ऑफ L by R टाइम के बराबर होता है, ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, तो डायमेंशंस याद रखना हमारे पास टाइम का ही आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर डायमेंशन लेस होती है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब जरा देखो, हमारे पास करंट फ्लोइंग इन द एम्पियर इन द सर्किट, टी की वैल्यू हमारे पास L की वैल्यू थी और R, तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट L by R अगर मैं निकालूं, L की वैल्यू है 10, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नहीं है तो बस यही रेजिस्टेंस बचेगा 5, तो दैट विल बी 2, ठीक है, 2 सेकेंड्स हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। इस रिलेशन में अगर मैं रख दूं बेटा, तो हमारे पास I नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस, टाइम भी 2 था, ये भी 2 था, ये आ गया। I नॉट होता है I नॉट करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी जो है दैट इज I नॉट। तो t की वैल्यू इंफिनिटी पे मैंने क्या कहा, इंडक्टर को शॉर्ट कर लोगे तो ये सर्किट कैसा बन गया होता, ये सर्किट ऐसा बन गया होता, R वायर शॉर्ट, इंडक्टर शॉर्ट हो गया और बैटरी हमारे पास ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से है। बैटरी का वोल्टेज 5 था और रेजिस्टेंस हमारे पास 5 था, तो करंट कितना आएगा I नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो ये करंट होगा किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, बी ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहां पर कौन कौन से कंसेप्ट पे याद रखना है, तो इसके ऊपर सबसे पहले कैटेगरी टी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू इंफिनिटी, इसी को स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी कहते हैं। ये स्टेडी स्टेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैपेसिटर पे भी और इंडक्टर पे भी। दूसरी बात, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो वो आपको L by R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है। तीसरा, हमारे पास करंट इन द सर्किट आपको किसी भी टाइम पे निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ओके। तो दीज आर द LR सर्किट्स के मेन कंडीशन जो आपको याद रखनी है। चला जाए अगले पे, ओके। प्योर इंडक्टर 3 हेनरी इज कनेक्टेड एज शोन, हमारे पास इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और तीनों ही 3 हेनरी के हैं। तो आपको तो ये बहुत स्टैंडर्ड पता होगा कि दिस होल कॉम्बिनेशन इज ऑफ पैरेलल, ये बेसिकली हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इन तीनों इंडक्टर को उठाकर हम लोग पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो हमारे पास पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है इंडक्टर का, फॉर n इक्वल इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास L इक्विवेलेंट हो जाएगा L by N, जो रेजिस्टेंस का केस होता था, तो 3 by 3, ठीक है, 1 हेनरी, दैट विल बी दी आंसर। तो हमारे पास A ऑप्शन, दैट विल बी दी आंसर, ठीक है, A ऑप्शन, दैट विल बी दी आंसर, ओके। तो सिंपल है, हमारे पास ये था। इसी में एक एडिशनल आपको मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा, कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिख जाए, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, फॉर, मैं लिख देता हूं, फॉर R रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटेंस हो, तीनों के लिए ये होता है पैरेलल, ठीक है। और अगर ये हमारे पास इस टाइप से दिख जाए अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इस टाइप से दिख जाए तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें कोई सा भी लगा रखो, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ओके। चला जाए अगले पे। इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, हमारे पास कॉइल की बात करें तो बेसिकली इंडक्टर है। इन इंडक्टर जो हमारे पास, देखो इन्होंने बोल ही दिया मैग्नेटिक एनर्जी, एक बार पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन विच फॉर्म, तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारे पास कैपेसिटर होता है बेटा, इन केस ऑफ कैपेसिटर, दो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी जो एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता था हाफ CV स्क्वायर Q V by 2 और Q स्क्वायर by 2C, ये उसका होता था। और इंडक्टर की जो एनर्जी होती थी हाफ LI स्क्वायर, ये होता था, ठीक है। तो हमारे पास इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। अब जरा देखो, मैंने अभी बताया था इन
आरएल सर्किट जो करंट का फॉर्मूला था दैट वाज आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये था। ठीक है, मींस विद टाइम करंट इज चेंजिंग, क्योंकि भाई टी की वैल्यू 0 डालोगे तो जरा देखो करंट इज चेंजिंग। जरा देखो हमारे पास टी की वैल्यू 0 डालो तो ई की पावर 0 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1, तो आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0। करंट होता ही नहीं, इसलिए मैंने कहा था इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। और अगर मैं टी की वैल्यू इन्फिनाइट डाल दूं मींस स्टेडी स्टेट, ठीक है, अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी मींस आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी दैट इज 0, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट होता था आई मैक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट पूछा जाता है। तो मैंने आपको कहा कि हमारे पास स्टेडी स्टेट करंट कैसे निकालोगे, ये जो करंट, अब सर ये तो वेरी कर रहा है तो एनर्जी वेरी कर रही है, तो हमें कौन सी बतानी है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगी, मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर जो स्टोर होती है, ठीक है, दैट इज गिवन एज हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। क्योंकि करंट बार बार चेंज करेगा तो एनर्जी अलग अलग होएगी, तो हम कौन सी रिपोर्ट करेंगे, दैट आई नॉट, और आई नॉट था ये वाला, और मैंने ये आई नॉट निकालना सिखाया था कि इसी सर्किट में बेटा, इसी सर्किट में आप क्या करो, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है इसको शॉर्ट कर दो, क्योंकि t इक्वल टू इंफिनिटी पे एक इंडक्टर को हम लोग एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और ये 2 ohms, वो 2 ohms, ठीक है, 2 ohms। तो जो करंट आएगा I दैट विल बी V बाय R, तो 10 बाय 2 दैट इज 5। ठीक है, तो आप यहां पे 5 रखोगे, तो ये अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आएगा बेटा हाफ इंटू इंडक्टर की वैल्यू थी 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 जूल्स। अच्छा, ये हमारे पास इंडक्टर हेनरी में ही है ना, तो 25 जूल्स दैट विल बी दी आंसर। तो सी ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, इन अ लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर, लॉसलेस मींस देयर इज नो, इन ट्रांसफॉर्मर हमारे पास लॉसेस होते थे, इन ट्रांसफॉर्मर देयर आर लॉसेस, ठीक है, हमारे पास बेसिकली आयरन लॉस होता था, कॉपर लॉस होता था, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन लॉस होता है, तो हमारे पास बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं, इन लॉसलेस मींस कोई सा लॉस नहीं है, तो आपको पता लग गया एफिशिएंसी 100% की है, इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर, ये होता था। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास और इनपुट पावर I1 V1 इक्वल टू I2 V2 हो गया। और इन ट्रांसफॉर्मर बाय फ्लक्स लिंकेज आपने पढ़ा था, बाय फ्लक्स लिंकेज हम लोगों ने पढ़ा है E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2। ठीक है, ये रेशियो होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, इसको कहते हैं TX रेशियो, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो हमारे केस में I1 बाय I2 इज इक्वल टू, मैं लिखूं I1 बाय I2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, और या फिर अगर हम लोग देखें, ठीक है, E2 N2 बाय N1। तो करंट के फॉर्म में लॉसलेस के लिए सेम हो, ये अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ, अब क्या कहा है, इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी साइड, तो I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू 120 है। समझ गए होंगे, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब सेकेंडरी साइड का नंबर कम होता है तो वोल्टेज कम हो जाती है, करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, आपको ये भी याद कर लेना है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी साइड, इस केस में करंट पूछा है, ठीक है, तो I2 पूछा है, तो याद रखना E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, ठीक है, इज इक्वल टू N1 बाय N2, और करंट के केस में I2 बाय I1 उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं, तो N1 था 100, N2 था 20, I2 हमें निकालना है, सेकेंडरी साइड का पूछा है ना, हाँ, और I1 था 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5, तो I2 की वैल्यू की बात करोगे 10। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन चमकता हुआ दिखेगा।
ठीक है, हमारे पास कोई पंगा, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पंगा सॉल्व हो गया। चला जाए अगले पे। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन अ 100 वोल्ट लाइन। तो V1 हमारे पास 1000 वोल्ट, V1 इन दी प्राइमरी साइड इतना है, टू डिलीवर 20 एम्पियर एट 120 वोल्ट। मींस I2 आपको दे दिया है, जो आपको डिलीवर करना है 20 एम्पियर, और जो V2 है दैट इज 120 वोल्ट, ठीक है। इफ द एफिशिएंसी इज 80%, एफिशिएंसी इज 80%, मींस 0.8 हो गया। करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब प्राइमरी साइड का I1 की वैल्यू क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर भी E1 by E2, बेटा यहां पर एफिशिएंसी इज नॉट 100%, ठीक है, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार गलत कराते हैं। तो यहां पर जो E1 by E2 है दैट इज इक्वल टू N1 by N2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू I2 by I1 होगा। दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 100%, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 100% एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर। ये रिलेशन नहीं होगा करंट वाला, ठीक है, ये वाला अभी भी होगा क्योंकि ये फ्लक्स लिंकेज से आया था, डेरिवेशन अब इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्लक्स लिंकेज से आया था। अभी भी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड म्यूचुअली फ्लक्स लिंक्ड है उनके, तो ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे सर, जरा देखो, हमारे पास इनपुट पावर हो जाएगा I1 इंटू V1, ठीक है, आउटपुट पावर हो जाएगा I2 इंटू V2, ये आ गया। एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100, ठीक है। 80% था तो 80, ठीक है, बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, यही आया, ठीक है। अच्छा, इंटू 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0.8 दैट इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, तो 0.8 इंटू पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। आपको ये पता 80% ऑफ इनपुट होगा हमारे पास पावर, इतने स्टेप्स भी आप हटा सकते थे। तो 0.8 इनपुट पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2, ठीक है। देखो यहां पे रिलेशन I1 by I2 इज नॉट इक्वल टू V2 by V1, उल्टा नहीं आ रहा है हमारे पास, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना, हमें क्या निकालना था, सो द करंट ड्रॉन I1 की बात करनी है, तो याद आएगा I2 इंटू V2 अपॉन 0.8 इंटू V1, ये आ गया। I2 कितना दे रखा है भैया 20, इंटू V2 की बात करें 120 अपॉन 8 by 10, ठीक है। V1 की बात करें तो 1000, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 3, तो 3 एम्पेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी दी आंसर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, एन ईएमएफ ऑफ 15 वोल्ट, तो ईएमएफ है हमारे पास 15 वोल्ट का, इज अप्लाइड इन अ सर्किट कंटेनिंग एल की वैल्यू 5 हेनरी, ठीक है। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम्स। The ratio of current at the time t equal to infinity means I at infinity upon I at 1 बताना है। तो हमें पता था यार, रिलेशन इतनी बार पढ़ लिया, I is equal to I naught into 1 minus e की पावर minus RT by L, यही तो है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोगों को t की वैल्यू इंफिनिटी की बात करनी है, at t की वैल्यू इंफिनिटी, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। हमारे पास मतलब t की वैल्यू इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा, I is equal to I naught आ जाएगा। I नॉट मैंने कहा था वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हो, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो 15 by 10, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अभी रुको, या 3 by 2 लिखी लो क्योंकि बाद में मेरे को लगा कटेगा, ठीक है, ये आ गया। एट t इक्वल टू 1 अगर बात करें 1 सेकेंड पे, तो I इज इक्वल टू I नॉट विच इज नथिंग बट हमारे पास 3 by 2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस R by L। जरा देखो, या L by R की वैल्यू निकालते हैं, L है 5, R है 10, तो 1 by 2 आ गया, ठीक है, 1 by 2 आ गया। तो t की वैल्यू थी 1, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 by 2 इस टाइप से आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 by 2, ओके। 1 माइनस ये हो जाएगा e की पावर -2, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लें, दिस इज I इंफिनिटी एंड दिस इज I1, ठीक है,
तो I इंफिनिटी बाय I1 अगर मैं निकालूं तो यह आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 1 माइनस e की पावर -2, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1/1 माइनस 1/e² आ जाएगा बेटा, e² अपॉन e² माइनस 1, दैट इज I इंफिनिटी बाय I1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चमक रहा है? बी ऑप्शन, दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, प्लीज ध्यान रखना। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। ओके, टू कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद द सेंटर। मान लो एक लूप हमारे पास ये है, देख रहे हो क्या परफेक्ट सर्कल बनाया है, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरा कॉइल है, एक ये, ठीक है। अंदर वाला गड़बड़ है, बाहर वाला कतई खतरनाक है, देखो मस्त बनाया भाई, मस्त है ना। चलो कोई नहीं ठीक है। हमारे पास दूसरा वाला कॉइल ये भी मस्त बनाया क्या ना, ये टेढ़ा बनाया, कोई नहीं कोई नहीं। बच्चे कहेंगे बार बार कोई नहीं कर रहा और उसको करेक्ट कर रहा, चाहिए परफेक्ट। टू कंडक्टिंग कॉइल्स ऑफ रेडियस, एक है R1 बहुत बड़ा है, तो ये मान लो R1 है और ये R2 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओ भाई परफेक्ट वाला नहीं जाना चाहिए ठीक है। हाँ, ये हमारे पास छोटा वाला कॉइल छोटा है, ये है R1 और दूसरा वाला के कॉइल का है रेडियस R2। हमें दे दिया है R1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन R2, ठीक है। अच्छा, अब एक ही प्लेन में है विद द सेंटर कोइंसाइडिंग, इनका दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन M बताना है। अब आधे बच्चे इसमें खो जाते हैं, सर म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालते हैं? आ जाओ, मैंने क्या बोला था भैया, phi2 इज इक्वल टू mi1, यही तो रिलेशन बताया था। फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल निकालना है, और ये होता है करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल। अब जरा सोचो बेटा, अगर मैं अंदर वाले में करंट पास करा दूं तो करंट पास होगा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन बाहर वाले में फ्लक्स लिखने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या है, यहां पे फील्ड क्या है, यहां पे फील्ड क्या है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करें, हम कहते हैं बाहर वाले में करंट मान लो I बिगर, ठीक है। तो भाई एक करंट अगर है तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो इस वाले रीजन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगी, है ना। डायरेक्शन देखो भाई, अगर करंट बाहर वाली कॉइल का ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल एट सेंटर अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, कौन सा था, I बिगर, ठीक है। म्यू नॉट बड़ा गंदा सा लिखा है, म्यू नॉट I बिगर अपॉन 2 रेडियस इसका है R1, यही तो पढ़ा है पूरे कॉइल की वजह से सेंटर पे, ठीक है। क्योंकि इसका रेडियस बहुत छोटा है तो मैं मान सकता हूं कि ये जो फील्ड है इस पूरे एरिया में से कांस्टेंट है, क्योंकि अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होगा, ठीक है। सिंस दिस इज अ कंडीशन, तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स इन स्मॉलर कॉइल क्या आता, दैट विल बी इक्वल टू B ऑफ बिगर कॉइल इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर। भाई इसकी वजह से इसके अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वही तो होगा, इसकी वाले की फील्ड एरिया इसका, तो बिगर फील्ड म्यू नॉट IB अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर होता, यही तो आता है ना। अच्छा, अब जरा देखो ओवरऑल फ्लक्स ऑफ, हम लोग स्मॉलर लिख रहे हैं, रिलेशन में क्या आया, म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 I बिगर। फ्लक्स स्मॉलर का लिखा है, करंट बिगर का है, फ्लक्स दूसरे का, करंट दूसरे का, तो ये वाला कोएफिशिएंट क्या हुआ, M। अब ध्यान से देखो, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, दैट विल बी द आंसर। तो R2 स्क्वायर बाय R1, कौन सा ऑप्शन चमक रहा है भाई, डी ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आसान है, 2 या 3 लाइन का ही है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूले पे अगर फोकस नहीं था तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके खराब हो जाते हैं। चला जाए अगले पे। अच्छा, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड L, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, ऑफ साइड L, इस टाइप से ये हो गया। इस प्लेस्ड, अरे चलो ठीक है, हमारे पास L इज ग्रेटर देन L है ना, तो एक छोटा सा हमारे पास एक और स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है, जिसका साइड है L, ये चुन्नू मुन्नू सा जो है उसका साइड है L, ठीक है। अच्छा, इनसाइड अ
लार्ज स्क्वायर ऑफ साइड कैपिटल एल, ठीक है, हमारे पास बड़ा वाले का कैपिटल एल है और छोटे वाले का स्मॉल एल है। द लूप्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, एंड देयर सेंटर कोइंसाइड, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वही सेम चीज आ गई, तो बेसिकली मैं बाहर वाले में करंट लिख लेता हूं। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, कैसे निकालना है वो ध्यान रखना है। बड़े वाले में करंट मान लो, तो हमारे पास आई बिगर ले लेते हैं इसको, ठीक है, आई बिगर। तो आपको पता है भैया, अब मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा ना, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर में से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जरा अपना खोपड़ी खुजला के बताइए जी। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद है? याद ही होगा, फॉर्मूला तो रट के बैठे रहते हैं, है ना। ये होता था करंट आई है, ओके। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बात करूं स्क्वायर में, तो ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, और जो ये आर की बात कर रहे हो ये L/2 हो गया, है ना। सर ये कहां से, अरे ये वाला आर लोगे ना जरा, फॉर्मूले में देखो आर क्या था, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो उससे डिस्टेंस, तो ये स्क्वायर का आधा ही तो हुआ, L/2, ये आर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, पहली एक वायर की वजह से अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट करंट है आई बिगर अपॉन 4 पाई L/2 और साइन 45 या ट्वाइस ऑफ साइन 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बी इंटू 2 1/√2 अपॉन 4 पाई एल, ये आ गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई बी अपॉन √2 पाई एल। ये एक की वजह से आया भाई, इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो क्रॉस है, करंट ऐसे जा रहा है, ये भी क्रॉस, मतलब पूरे वायर का अगर मैं देखूं तो अंदर की डायरेक्शन में आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो 4 गुना कर लो भैया, है ना, एक वायर का 4 गुना कर लो, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी। तो याद आएगा बेटा 2√2 म्यू नॉट आई बी अपॉन पाई एल। ये था बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। तो फ्लक्स निकाल लो यार, फ्लक्स इन स्मॉलर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिगर इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर, ये आता, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई बी अपॉन पाई एल इंटू इसका एरिया लोगे तो इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर वैल्यू क्या आई, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई पाई एल इंटू आई बी। करंट किसका, फ्लक्स किसका, फ्लक्स स्मॉलर का, ठीक है, करंट बिगर का, भाई और बहनों, करंट फ्लक्स स्मॉलर का, करंट बिगर का, तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन ही तो हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल। तो कौन सा ऑप्शन चमक रहा है भैया, ध्यान देना, स्मॉल एल स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारे पास चमक रहा है। तो बी ऑप्शन दैट विल बी द आंसर, ठीक है। पिछले वाले से रिलेट भी कर सकते हो। चला जाए अगले पे, ओके। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2l इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये लेंथ 2l है, तो ये वाला साइड l हो गया और ये वाला साइड भी हमारे पास l हो गया, ओके। अच्छा, हमारे पास a uniform magnetic field exists parallel to axis of rotation, the EMF induced between the two ends of the rod means A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो लॉजिकली समझो यार, रॉड अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैं ऐसे बना सकता हूं। मान लो अगर आप ऊपर से देख रहे होते, आपके नैन नटक्का जो करना है, यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर तुम कहोगे यहां पे जो हमारे को नैन नटक्का करना है वो ऊपर से देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स यू, तो डॉट बना लो। समझ गए मैंने क्या बोला, अगर आप ऊपर से देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, तो डॉट ही तो होता है, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन जरा देखना, वही चीज है, ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा, एक रॉड जब आप ऊपर से देख रहे थे, रॉड ऐसे 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 घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, तो ये रॉड तो कहीं ना कहीं ऐसी घूम रही है, ये है आपकी रॉड, ठीक है, ये है आपकी रॉड, ठीक है, ऑफ लेंथ 2l, और ये सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो मैंने यहां पर इसको सेंटर के अबाउट इस टाइप से कोई सा भी रोटेशन दे दो, ठीक है, हमारे पास इस टाइप से घूम रही है। अच्छा, तो हमारे को ये पता है भैया, जो ये वाला लेंथ है दैट इज l और ये वाला लेंथ है दैट इज l।
हर एक रोटेटिंग रॉड एक ईएमएफ के जैसे बिहेव करती है, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल, पढ़ा था ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो जरा देखो, अगर मान रहे हैं हम, अब यही डायरेक्शन मैटर करेगा, अगर हम लोग मान रहे हैं ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, ओके। अब जरा देखो कौन सा कलर ले, सारे तो पुताई कर दी हम लोगों ने, ग्रीन येलो व्हाइट सब हो गया, तो चलो हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है एक रोटेटिंग रॉड में जो ईएमएफ डेवलप होता है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, तो यहां लिखते समय तो ग्रीन ले लेते हैं। ईएमएफ जो होता था बेटा हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा होता था, ठीक है। इस केस में आधी रॉड के लिए रेडियस एल हो जाएगा, इसके लिए एल हो जाएगा, बस डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन कैसे पता लगता है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास कहीं ना कहीं V क्रॉस B से आता, ठीक है। अगर रॉड ऐसे घूम रही है तो इसका V यहां पर है, ठीक है, और इसका V यहां पर है, ओके। तो जरा आओ, मैग्नेटिक, जरा इसको देखो, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इधर आएगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनाता, नेगेटिव इधर। ध्यान से देखो, V क्रॉस B, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो हाथ ऐसे ही रखूंगा, राइट हैंड है एक, तो V इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये आ गया। इसका ईएमएफ आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब आ जाओ दूसरे का देखते हैं, हमारे पास V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे रखना पड़ेगा। जरा देखो, V इस साइड में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये इधर आता, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर। भाई ये करके देख लेना, ये जो रॉड घूम रही है इसका V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मैं ऐसे रखूंगा, देखो मेरा V इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो थंब अंदर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की डायरेक्शन में, ईएमएफ आ जाएगा बी आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। अगर मैं अब केवीएल की इक्वेशन लिखूं यहां से, VA जैसे जैसे जा रहे हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, प्लस बी आर स्क्वायर या एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। फिर एक और बैटरी आई जिसके नेगेटिव टर्मिनल से निकलोगे, माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 और इक्वल टू VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA इज इक्वल टू VB है, तो VA माइनस VB कितना होगा? 0। Z वाला नहीं, J वाला, तो कौन सा ऑप्शन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है भाई और बहनों? D ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था इसीलिए पोलैरिटी देखना और केवीएल की इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाते हैं। दो बच्चे कहेंगे दो बैटरीज हैं, उसका ट्वाइस कर देंगे कुछ बच्चे, तो एक और ऑप्शन चमक जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। कईयों को सिर्फ एक ही रॉड दिखाई दे रही होगी, उससे कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ओके। चला जाए अगले पे, ओके। देख के ही खतरनाक कीड़ा मकोड़ा सा लग रहा है। अ स्क्वायर मेटेलिक फ्रेम विद लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर, एक स्क्वायर है, तो यहां पर हमारे पास लाल ही है, तो 0.1 मीटर हमारे पास ये लेंथ दे दिया है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इसका पूरे का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम हमें दे दिया है। इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, जो B की वैल्यू है दैट इज 2 वेबर पर मीटर, या ठीक है कोई नहीं, 2 वैल्यू दे दी है एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, दिख भी रहा है, क्रॉस से दिखा रखा है। लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, कीचड़ सा एक है, और ध्यान से देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। 3/3 इज इक्वल टू 3/3, तो बीच वाले का कोई काम नहीं, ठीक है। 3 और 3 सीरीज में करोगे 6, और 3 और 3 सीरीज में करोगे 6, 6 और 6 पैरेलल में करोगे 3, तो ओवरऑल ये कुछ ऐसा है। समझ आया? क्या हो रहा, क्या हो रहा अबे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, 3/3 इज इक्वल टू 3/3, तो ये बैलेंस्ड और है, ऊपर से आसानी के लिए बैलेंस्ड है। तो भैया 3 और 3 का सीरीज 6, 3 और 3 का सीरीज 6, और ये दोनों आपस में पैरेलल, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम्स का आ गया। और कहीं ना कहीं इस फ्रेम का भी रेजिस्टेंस दे रखा था 1 ओम, ठीक है। जब आप इसको जरा देखो, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द लूप सो हैड टू हैव अ स्टेडी करंट, जो हमारे पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट द करंट इज स्टेडी, दैट इज 1 मिली एम्पेयर व्हिच इज नथिंग बट 10⁻³ एम्पेयर, ये होना चाहिए। तो आपको भी पता है, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो कितनी बार पढ़ लिया होगा, है ना, कितनी बार। तो हमारे पास अगर मैं इसको v वेलोसिटी से लेके जाऊंगा तो v क्रॉस b अभी भी रहेगा,
V क्रॉस B will give positive terminal of battery, positive terminal of battery। ठीक है, हमारे पास अब जरा देखो, इसमें वेलोसिटी और लेंथ, ये भी जो भी लेंथ है पैरेलल है, तो इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें भी ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, ऑल्दो ये चीज ना यहां तक दिखानी चाहिए, इसमें हम पुताई करके थोड़ा सा वो कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होना चाहिए, क्योंकि लेंथ नहीं दे रखा ना उसका। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आपको सिर्फ यहां तक दे रखी है, तो जैसे आप खींचोगे तो भैया सिर्फ इसमें ईएमएफ डेवलप होएगा। वेलोसिटी देखो इधर है, बी अंदर है, वी क्रॉस बी करके ऊपर, तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ, इमोशनल मत होना, तो ये ईएमएफ आता था BLV। ठीक है, ये ईएमएफ हो गया, तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो करंट होएगा दैट विल बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस टोटल, तो ईएमएफ डेवलप हुआ BLV और रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा। इन दोनों का सीरीज देखो, करंट सेम आ रहा है 4। ठीक है, तो हमें चाहिए था क्या, चाहिए था V चाहिए था, तो V की बात करोगे तो 4I डिवाइडेड बाय BL, ये आ गया। तो 4 इंटू करंट कितना दे रखा है भाई, हमें चाहिए था 1 मिली, है ना, 10⁻³ अपॉन B कितना दे रखा है 2, लेंथ कितना दे रखा है 1/10, ये आ गया। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और 1 मीटर में या फिर 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10⁻² मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको देखूं तो 10⁻² मीटर को मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूं, तो बी ऑप्शन चमक गया आंसर। ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर है, इमोशनल मत हो जाना। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें भी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, V क्रॉस B से, और हमारे पास ईएमएफ जो होता है दैट इज BLV। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ कंडक्टर ABOCD, ठीक है, मूव्स अलोंग इट्स बाइसेक्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भग रहा है। ठीक है, थ्रू अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू हमारे पास 1 टेस्ला कह लो, वेबर पर मीटर, एज शोन इन फिगर। इफ ऑल द 4 साइड ऑफ लेंथ, ये हमारे पास सारी की सारी लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये सारी की सारी हमारे पास 1-1 मीटर की है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट A एंड D, इन दोनों के बीच में क्या है, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव। कभी भी टेढ़ी मेढ़ी वायर दिखे बेटा, जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, मान लो A और D के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, L इफेक्टिव। हमें पता है जब भी एक रॉड, जब लॉजिकली समझना, हमारे पास जब भी एक रॉड इस पूरे रीजन में, मान लो ये पूरा रीजन हमारे पास रीजन ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, पूरे रीजन में क्रॉस ही क्रॉस भरा पड़ा है। ठीक है, अगर मैं एक रॉड को ऐसे लेके जाता हूं, ठीक है, हमारे पास एक रॉड L लेंथ का है, V वेलोसिटी से लेके जाते हो, तो इसमें V क्रॉस B, जरा देखो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, V क्रॉस B करके ऊपर आएगा, तो इसको हटा के हम लोग एक बैटरी बना सकते हैं, विच EMF इज इक्वल टू BLV, ये आ जाता। ठीक है, अगर हमारे पास ये रॉड ऐसे होता, ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, ये दोनों पॉइंट्स जो भी हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, इसको आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट को, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इस पूरे फ्रेम को हटा के L इफेक्टिव मान लो, और फिर से वही EMF BL इफेक्टिव इंटू V। दिस इज अ वेरी कॉमन रिलेशन जो हर जगह यूज किया जाता है, कंसेप्ट ऑफ L इफेक्टिव। जब मैंने रॉड को गोल गोल घुमाया था, याद है, 3 मीटर और 4 मीटर का L इफेक्टिव, हम लोगों ने 5 ले लिया था, बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, हर जगह यूज किया ही जाता है, तो इसमें भी हम लोग L इफेक्टिव यूज करेंगे। बार बार इंडिविजुअल मत निकालने लगना, खोपड़ी खुल जाएगी। जरा देखो, जब यहां पे लोगे तो इसका जो लेंथ है, ध्यान से देखो, इसका जो लेंथ है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसमें तो EMF 0, इसमें भी EMF 0 बचा। ये वाला फ्रेम वो तो यही है, तो L इफेक्टिव ले लो, ये वाला लेंथ। अब जरा देखो, हमारे पास इसके पिच्छू क्या था, पिच्छू ऐसे था, ये 90 डिग्री पर दे रखा है, ये हमारे पास 1 मीटर, ये हमारे पास 1 मीटर, तो भैया ये इसकी हाइपोटेन्यूज जो बनेगी √2 मीटर की बनेगी, है ना।
अरे ना समझ आया, ये 1 मीटर ये 1 मीटर और 90 डिग्री पर, तो ये कितना आ जाएगा भैया 1 और 1 का √2। ठीक है, तो एल इफेक्टिव ये बन गया, लगा दो भाई ईएमएफ बी एल इफेक्टिव इंटू वी। ईएमएफ बी कितना था भाई 1, एल इफेक्टिव √2, वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई 1 मीटर पर सेकेंड, तो ईएमएफ आपका आ गया √2 वोल्ट, खत्म। ठीक है 1.414, तो बी ऑप्शन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, टिक कर देना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, आरएल सर्किट, हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है, टच कर लिया है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपने सारे जो भी कंसेप्ट आपको लग रहा था कि यार कि मेरे को ये चीज याद नहीं आ रही है, मेरे को ये चीज याद नहीं आ रही है, प्लीज उसको रिवाइज करें, अपने थोड़े से और प्रैक्टिस करें, तो आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।